जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 1 जिसका नाम है ईट, मनके तथा अस्थिया, हड़प्पा सभ्यता। और जो भी चीज आपको पढ़ाने वाले हैं वो एनसीईआरटी पे आधारित है। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 पहले जाके देखिए, तब पार्ट 2 देखिएगा। और ये जो है आपका पार्ट 2 है, और पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और आज के वीडियो में आपको हम फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन कराने वाले हैं, विथ नोट्स के साथ आपको समझाएंगे ताकि आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाए। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पर आपको इंफॉर्मेशन क्लास वगैरह के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, क्यूज वगैरह भी वहां पर होगा। तो जाके जरूर टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार है, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से भी जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं या पीडीएफ थोड़ा मोड़ा चाहते हैं तो गूगल पे आपको जाके क्या सर्च करना है, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। ये याद आपको बहुत ज्यादा रखना है। देखिए हम कैसे करके आपको दिखाते हैं, कैसे आपको करना है। पहले आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पर लिखा रहेगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार स्टडी मटेरियल, इस पे क्लिक कीजिएगा। इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हिस्ट्री दिखाई दे रहा होगा, हिस्ट्री पे क्लिक करके आप चैप्टर 1 पढ़ सकते हैं। या तो यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्या सर्च कीजिएगा यहाँ पर हिस्ट्री, थोड़ा सा है स्पेलिंग थोड़ा सा ठीक से लिखिएगा, तब आपको आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम हिस्ट्री यहाँ पर सर्च करते हैं तो देखिए यहाँ पर हिस्ट्री आ गया। और हिस्ट्री का चैप्टर 1 आपको बहुत ही अच्छे से डाल दिए हुए। देखिए यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ऑब्जेक्टिव डाले, देखिए एक्सप्लेनेशन है ना, इस तरह से आपको डाल दिए हैं ताकि आप जाके बहुत ही अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। कोई बच्चा अगर पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सारा का सारा चीज मिल जाएगा ए टू जेड पीडीएफ के तौर पे, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुछ ही रुपया में हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये सब आपका जो है पार्ट 1 में हम आपको पहले ही पढ़ा दिए हुए हैं। क्या है, ये सब जो है पार्ट 1 में हम आपको अच्छे से समझा दिए हुए हैं। देख रहे हैं, ये सब आपको अच्छे से समझा दे। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि अच्छे से आपको और ज्यादा समझाने वाले हैं। ठीक है, कहाँ तक हो गया था, यहाँ पर हो गया था। कार्बन 14 विधि के बारे में हम आपको समझा दिए थे। अब यहाँ से बात करते हैं किसके बारे में, हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तुएं, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता कर सकते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता कर सकते हैं। और वहां के जो नगरों से कुछ प्राप्त वस्तुएं हैं, कौन कौन से वस्तु पाए गए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मोहनजोदड़ो देख लीजिए, उसके बाद हड़प्पा हो गया, उसके बाद आपको चौहंदरो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया। इन सब के बारे में आपको डिटेल में समझना है। तो आप सब रेडी हैं, यस एंड नो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए अब हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, कलर रेड ले लेते हैं, मजा आता है इसमें समझाने में। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या करें कि मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। क्या होता है, मृतकों का टीला। इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंध का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी। अब सोचिए जहां का क्षेत्र, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ का यहाँ पर रह रहे हैं, वहां पर क्या है, कृषि उत्पादन बहुत ही अच्छा खासा हो रहा है। तो यहाँ पर रहना और ज्यादा पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ कहिएगा सर, हाँ रहना बहुत पसंद करेंगे। मोहनजोदड़ो में अनेक वस्तुएं मिली है। अनेक वस्तुएं का कहने का अर्थ है कि बहुत सारा चीज मिला है। जैसे 1398 मोहरे, एक मोहरे नहीं, दो मोहरे नहीं, तीन मोहरे नहीं, 1398 मोहरे। सोच सकते हैं कितना मोहर हो गया, और हर एक प्रकार का था। ठीक है, पुजारी का सिर नहीं कहते, पंडित कहते हैं, उसका सिर हो मिला हुआ था। मोस के सांचे, कांसे के नृत्य की मूर्ति, सभागार, शिव का पैमान, सूती कपड़े के अवशेष, पानी का जहाज, हाथी का कपाल, शिलाजीत, गाड़ी के पहिए, मेसोपोटामिया की मोहरे, दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा, हाथी के दांत की तराजू, पशुपति की मुद्रा के आदि वस्तु प्राप्त हुई। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो ज्यादा पढ़ना इम्पोर्टेंट है। देखिए आप ये सब पढ़िएगा, आपको जो बहुत दिन आगे काम देगा। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ 12th में ही काम देगा, आगे भी आपको काम देगा। सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि सिंध का बाग किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। दो प्रश्न बन गया। यहाँ पर एक और पूछता है कि कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है, कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है, तो वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है। और ये जो मेसोपोटामिया की मोहरे जो देख रहे हैं, इस तराजू बटगारा जो होता है उसके द्वारा काम किया जाता था। यहाँ पर दाढ़ी बनाने वाला भी प्रतिमा, जैसे नहीं होता कि अभी के जमाने में तो बनाता ही है,
ठीक है। हाथी दांत की तराजू बनाता था, हाथी का जो दांत था बड़ा बड़ा उससे तराजू बनाता था। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक ये है और एक ये है और एक आपका ये है, तीन आपको इसमें से बनता है, याद कर लियोगे। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये पुरोहित राजा है। क्या है? पुरोहित राजा, जिसे पंडित कहते हैं वो है। देख लीजिए इसका फोटो आपको। और यहाँ पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरे जो कि कितना है, 1398 है। कितना? 1398 मोहरे पाया गया। देखिए सबका अलग अलग प्रकार दिखाई दे रहा है, सब अलग अलग तरह का है। ये सब मोहरे क्या है, अलग अलग तरह का है। अब बात करते हैं हड़प्पा से। दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आपको याद रखना है, 100% याद कर लीजिएगा। एक है हड़प्पा और एक है मोहनजोदड़ो। दोनों के दोनों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता से स्त्रियों की लघु मूर्ति, मर्न मूर्तियां, मतलब एक स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है। यहाँ पर एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछता नहीं है, बट आप याद कर सकते हैं क्या है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि स्त्री की मूर्ति किसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है, या ऐसे पूछ सकता है कि स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ कहाँ से दिखा है, तो ये पूछेगा हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। पत्थर के शोषण व योनि, ठोस पहिए वाली गाड़ी, प्रस्थान मंजूर, RH-37, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या है? RH-37 कब्रिस्तान। लकड़ी का हल समझते हैं ना, वो आप समझ सकते हैं। लेख उक्त बर्तन, मुखौटे, शंख का बैल, तांबे की मोहरे, जौ गेहूं की भूसी, मटर व तिल की खेती के प्रमाण एवं खरगोश के चित्र वाली मुद्रा मिली है। ये सब आपको इम्पोर्टेंट है, ज्यादा खासकर आपको इम्पोर्टेंट क्या है ये हम आपको बताएंगे, ज्यादा उस पर आप फोकस कीजिएगा अगर आप नोट कर रहे हैं अपने कॉपी में तो। सबसे पहले आपको याद रखना है कि स्त्री के गर्भ से पौधा कहाँ निकलता दिखता है, हड़प्पा। एक नंबर पॉइंट ये हो गया। दूसरा जो आपको पूछा जा सकता है कि RH-37 कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। और जौ गेहूं ये सब ज्यादा खासकर इंपॉर्टेंट ही है, फिर भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरे सब है। देखिए ये सब मोहर सब है, देख सकते हैं मोहर अलग अलग प्रकार का है। यहाँ पर भैंस बैल उल का कुछ तरह का चित्र बना हुआ है। ये सब चित्र है, क्या है, चित्र है। अब आगे चलते हैं चहुंद्रो। चहुंद्रो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चहुंद्रो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि चहुंद्रो से मनके बनाने का कारखाना, अलंकृत हाथी, सावान, पित्तल के बत्तख, लिपस्टिक, तराजू व बैलगाड़ी आदि मिले हैं। यह मोहनजोदड़ो से 128 किलोमीटर दूर स्थित है। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम में तो खैर पूछा नहीं जाएगा, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला है। ये जो है चहुंद्रो से है। चहुंद्रो के जो उत्खनन करता कौन है, ये जो है गोपाल मजुमदार। क्या है? गोपाल मजुमदार। देखिए जो लिपस्टिक का जो कार्य मतलब कि जो लेडीज के कार्य में जैसे रहेगा, तो क्या बनना पड़ेगा, मजदूर बनना पड़ेगा। इसे याद कर सकते हैं, चहुंदर के क्या कर सकते हैं, गोपाल मजुमदार। ठीक है, याद कर सकते हैं। यहाँ ज्यादा खासकर लिपस्टिक फेमस है। और एक यहाँ पर देख सकते हैं पक्की मिट्टी के खिलौने, मतलब ये जो जैसे लग रहा है कैसे बैलगाड़ी की तरह है, नहीं है कि नहीं है, पूरा बैलगाड़ी के सेम टू सेम लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहाँ से लोथल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोथल में क्या करा, यहाँ से फारस के मोहरे मिले हैं। अब देखिए फारस के मोहर मिलने का अर्थ क्या है कि बाहर से जो है ना क्या होता था, वहां पर व्यापार व्यापार होता होगा। जब फारस की मोहर मिली है तो यहाँ पर कह रहा है कि धान व बाजरे की खेती के प्रमाण मिले हैं। धान और बाजरे की तो अभी भी जानते हैं कि धान की खेती और बाजरे की खेती होती है अभी के जमाने में भी, लेकिन उस समय भी होता था। ठीक है, आटा पीसने वाली चक्की, जो कि देख रहे हैं यहाँ पर, ये आटा पीसने वाली चक्की है। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। हाथी दांत का पैमाना मिला है, मनको का कारखाना मिला है, कुत्ते की मूर्ति है, बकरी का हड्डियां है, 3 युगल सावधान एक एवं गोदी के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, ये तो ज्यादा देखिए इंपॉर्टेंट क्या रहता है, तो इंपॉर्टेंट रहता है आपके बोर्ड कम्पिटिटिव एग्जाम में। यहाँ पर पूछेगा कि आटा पीसने वाली चक्की कहाँ से मिली है, लोथल से मिली है। और यहाँ पर 3 युगल समाधान, ये भी आपको पूछेगा 3 युगल समाधान कहाँ से मिला है, तो ये मिला है लोथल से। ये आपके आफ्टर 12th के बाद भी आपको काम आएगा। क्या आएगा? 12th के बाद भी आपको ये काम आएगा। ये देख सकते हैं चक्की है आटा पीसने वाले। ठीक है, अब यहाँ कालीबंगा से देखिए क्या है, कालीबंगा से क्या है, यहाँ से अग्निकुंड, बेलनाकार मोहरे, अलंकृत फर्श, तांबे के बैल की मूर्ति, लकड़ी की नाले, नक्शा नक्काशीदार ईंट, मास्तिक शोथ की बीमारी वाला
कपाल, हल से जोते खेत के साक्ष्य मिले हैं एवं भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर जो सादा खासकर इम्पोर्टेंट है, अब पूछेगा आपसे, बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये मिला है कालीबंगा से। हल से जोते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से। दो प्रश्न आपके पूछ सकते हैं। अब आपसे हम प्रश्न पूछते हैं, एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, अभी आपको कालीबंगा तो ये हो गया। अच्छा बताइए, एक और प्रश्न हल से जोते खेत का हो गया। एक और है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, कमेंट करके अभी बताइए। लाइव क्लास में है तो कमेंट करके बताइए कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। जस्ट अभी आपको पढ़ाए हैं, जरूर कमेंट करिएगा। अब यहाँ पर जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है, इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सीमा क्या है। हड़प्पा सभ्यता की सीमा उत्तरी सीमा में जो था सराय खोला, क्या था, सराय खोला, गुमला घाटी, डाबरकोट, क्या था, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। दक्षिण सीमा में क्या है, मालवन, क्या है, मालवन की जो कि भगवत राय नर्मदा घाटी, क्या है, ये ताप्ती नदी घाटी के है मालवन, ठीक है। और ये जो है भगवत राय जो है नर्मदा घाटी के तट पर स्थित है। पूर्वी सीमा में क्या है, आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के किनारे है, किसके, हिंडन नदी के किनारे है। पश्चिम सीमा में है सुतका गेंडोर, क्या है, सुतका गेंडोर है, जो कि मकरान का समुद्री तट है, क्या है, मकरान का समुद्री तट है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र, देखिए इसमें जो है ना, ज्यादा आपको जो हम बताए हैं, हम आपको लास्ट में बोले ना कि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, और जो जो इंपॉर्टेंट लाइन पे टिक मारते जाएंगे उसे होगा तो कॉपी में आप नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक में जो है जम्मू में अखनूर एवं मांडा, क्या है, जम्मू में कौन कौन से, अखनूर एवं मांडा। पंजाब में कौन है, भारत में रोपर हो गया, रोपर हो गया, संधौल हो गया। फिर पंजाब पाकिस्तान में, देखिए वो पंजाब भारत में भी है और एक पंजाब पाकिस्तान में भी है। तो एक पंजाब जो है पाकिस्तान में, वो हड़प्पा भी है। गुजरात में रंगपुर, लोथल, सुरता गेंडोर, मालवर, रोरवी, रोवरी, ठीक है। राजस्थान में कालीबंगा, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, हरियाणा में मित्ताथल, बनावली, राखी गढ़ी, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ये सब आपको याद कर लेना है, याद कर लीजिएगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट देख सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम जो लगा दिए हैं, इस पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाई देगा सुत्ता गेंडोर कहाँ है। यहाँ पर ताप्ती नदी है, यहाँ पर नर्मदा नदी है, देख रहे हैं। यहाँ पर चिनाब होगा, चिनाब है, ठीक है। ये सुतका गेंडोर है, ये लोथल हो गया, रंगपुर हो गया। यही बा होगा, क्या होगा, या देखिए सुतका डोर या चहुंद्रो हो गया, ये सवाल। मतलब ये जब भारत के नक्शा में थोड़ा सा अलग अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर देखिए हम दिखाते थोड़ा सा अगर होगा तो, ठीक है। देखिए अब दिखाई दे रहा है, ये देखिए नर्मदा दिखाई दे रहा है, चंबल दिखाई दे रहा है, धौलावीरा दिखाई दे रहा है, बेसलपुर दिखाई दे रहा है, सुतका गेंडोर हो गया, लोथल हो गया, रंगपुर हो गया। ये सब आपका नदी क्या है, थोड़ा सा अगर आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई ज्यादा खास नहीं है इसमें, थोड़ा सा आप चलिए आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, और छोटा कर ले, नहीं काम चल जाएगा इसमें भी, थोड़ा सा और, एक और कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर आगे चलते हैं। भाई बहुत बड़ा हो गया, इसीलिए दिक्कत होता रहता है। लैपटॉप है ना, लैपटॉप में अगर कोई बढ़िया से काम कीजिएगा तभी होगा। फिर गड़बड़ा गया, थोड़ा सा रुक जाइएगा। हाँ चलिए, अब ठीक हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो आप पढ़ लिए। अब इसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट है, ये है, क्या है, ये है नगर योजना, टाउन प्लानिंग जो होता है। देखिए हड़प्पा संस्कृति की सर्व प्रमुख विशेषता इसका नगर योजना था। अब एक प्रश्न, ये प्रश्न पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति किस प्रकार की सभ्यता थी, तो नगरीय थे या शहरीय कह सकते हैं। क्या थे, शहरीय या नगरीय, ठीक है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई में पूर्व तथा पश्चिम में दो टीले मिलते हैं। कौन से, दो टीले। एक भाग छोटा लेकिन ऊंचा पर बना होता था, तो नगर का दूसरा भाग कहीं अधिक बड़ा परंतु नीचे बनाया गया था। ऊंचे भाग में दुर्ग और निचले भाग को शहर का नाम दिया गया। देखिए यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंट सा प्रश्न है, यहाँ पर आपको समझाने का एक पॉइंट यहाँ पर ये है, देखिएगा समझिएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर एक जगह है, ठीक है, यहाँ पर जगह है, हमको चित्र नहीं पार नहीं आता है, फिर भी हम आपको समझा रहे हैं। ये एक क्या है, एक ऊंचा जगह हो गया ना, वो ऊंचा जगह हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, नीचे वाला जगह हो गया। एक तरह से मानिएगा तो एक तरह से क्या है, नीचे जगह है। नीचे वाला जो जगह है वो बहुत बड़ा है, जैसे मान सकते हैं ये बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा। और ऊपर वाला जो जगह क्या है, बहुत छोटा है। और ऊपर वाला में कौन रहता था, राजा महाराजा सब रहते थे, और नीचे वाला में कौन रहते थे, जनता रहते थे। जिसे क्या कहा जाता था, शहर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, शहर। अब आगे चलिए,
ये ज्यादा खासकर इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सड़क व्यवस्था। अब सोचिए कि आज के जमाने में दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली मुंबई एक ही बात है, मुंबई महाराष्ट्र, चेन्नई हो गया, कर्नाटक, ये सब जो जगह बड़ा बड़ा फेमस जगह है, वहाँ की क्या होती है, सड़क अच्छा होती है। क्या होती है, सड़क व्यवस्था अच्छी होती है। फिर भी वहाँ का भी कभी कभी देखिएगा तो सड़क व्यवस्था बहुत अच्छा नहीं होता है। और गाँव की तो बात ही छोड़िए, गाँव की तो बात ही छोड़िए। जैसे बिहार बिहार में हम रह रहे हैं, और बिहार में जहाँ पर आप गांव स्तर में रह रहे हैं, वहाँ की भी स्थिति देखिए और टाउन की स्थिति देखिए। वहाँ पर क्या होता है, सड़क भी बहुत ही खराब रहता है। ठीक है, ये याद फॉलो कीजिएगा अगर देखिएगा तो। तो हड़प्पा सभ्यता जो हम पढ़ रहे हैं, इससे क्या हमें सीख मिल रही है, क्या मिल रही है, सीख मिल रही है। देखिए, मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी समतल एवं चौड़ी सड़कें थी। क्या थी, समतल। समतल मतलब क्या होता है, एकदम सीधा, एकदम प्लेन के तरह है। और चौड़ी थी, एकदम बड़ा बड़ा सा था, एकदम बढ़िया था। यहाँ की सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी, 9.14 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुराविदों ने राजपथ कहा था। राजपथ समझते हैं, जहां पर बड़े बड़े गाड़ी उड़ी चल जाए, ये सबको कहा जा सकता है, या राजपथ भी बोल सकते हैं, कहा जाता है। अन्य सड़कों की चौड़ाई 2.75 से 3.66 मीटर तक थी। जल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन होने के कारण सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें मिट्टी की बनी होती थी, जिनकी सफाई की समुचित व्यवस्था थी। अब सोचिए, आज के जमाने में ये देखिए, सबसे पहले जो बिगाड़ता है ना, वो नेता बिगाड़ता है भाई। बहुत बहुत नेता जो है ना, वो जो करते हैं वो नेता करते हैं, और कुछ नहीं। पहले का जो सड़क होता था, मतलब कि मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, इसी इधर से आया तो यहाँ पर काटा, फिर इधर यहाँ से आया यहाँ पर काटा, मतलब कि 70 से आता था तो एक जगह काटता था। और यहाँ के जो सड़क थी, क्या थी, यहाँ की जो सड़क थी, वो कैसे थी, वो साफ सुथरा थी और मिट्टी की बनी हुई थी। अब सोच सकते उस समय मिट्टी की बनी हुई थी और साफ सुथरा थी। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर फोटो में थोड़ा सा दिखने में गलत लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप गौर कीजिएगा थोड़ा सा बढ़िया से, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा से सजाया हुआ है, मतलब एकदम प्लेन उलेन है, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है यही है, हमें तो ये 2 नंबरी में पूछा भी जा सकता है कि जल निकासी प्रणाली क्या है, जल निकासी प्रणाली। अब सोचिए, अधिकांश क्षेत्र में, जैसे क्या कह सकते हैं, महाराष्ट्र ले सकते हैं, दिल्ली ले सकते हैं, या अपने बिहार को ही ले सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पानी निकालने की व्यवस्था अच्छी नहीं होती है। क्या होती है, अच्छी नहीं होती है। लेकिन मोहनजोदड़ो में क्या कर रहा है कि मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की एक और प्रमुख विशेषता यहाँ की प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली थी। क्या थी, प्रभावशाली, विशेष था यहाँ का। किस चीज के लिए, जल निकासी प्रणाली के लिए। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं व स्नानागार होते थे। निजी कुएं जानते हैं, किसमें समझ सकते हैं, एक आदमी या पूरे आदमी को कह लीजिए, सार्वजनिक कह सकते हैं। निजी मतलब एक आदमी को था, सार्वजनिक मतलब सबके लिए हो गया। और स्नानागार जो था वो सार्वजनिक था, मतलब सबके लिए था। ठीक है, भवन के कमरों, रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर नाली तक जाते थे। जैसे देखिए, स्नानागार जो है, आप थोड़ा सा साफ करने दीजिए, इसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि इस लैपटॉप से बढ़िया है ना, मजा पढ़ाने में आता है। देखिए, ये स्नानागार देख रहे हैं ना, यहाँ पर होगा पानी, स्नान वगैरह करता था, उसको साफ भी करता होगा। तो साफ करने के लिए क्या करते थे, भवनों के कमरों, जैसे भवन वन जो बड़ा होता है उसे साफ करने के लिए थोड़ा, रसोई घर, स्नानागार, शौचालय आदि जो है, वो पानी का जो भवन छोटी छोटी नालियों के माध्यम से क्या करते थे, निकाले जाते थे। उस समय ये सब प्रसिद्ध विशेषता थी, किसकी, हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं। देखिए, ये एक प्रकार के क्या है, नाली है, एक तरह से कह सकते हैं। और ये सब क्या है, एक प्रकार के घर है। क्या है, घर है, ये सब क्या है, घर है। और इसी के अंदर में है पानी निकलता था। क्या करता था, पानी निकलता था, यहाँ से कुछ करता होगा, मतलब कि उतना तो नहीं कर सकते कि डिटेल में जा सकते हैं, बट उतना व्यवस्था था बहुत ही अच्छा, राइट। अब यहाँ पर देखिए, स्नानागार क्या है, स्नानागार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, स्नानागार, यह विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। क्या है, सार्वजनिक स्थल का मतलब समझ गए, यह एक आदमी का नहीं है, पूरे लोग का है, मतलब कि जितने आदमी यहाँ पर निवास करते हैं उन सभी का है। यह विशाल स्नानागार 29 फुट लंबा, 11.88 मीटर, कितना है, 11.88 मीटर, 23 फुट चौड़ा मतलब 7.1 मीटर, एवं 8 फुट गहरा, 2.44 मीटर गहरा। आप सोच सकते हैं, आज के जमाने में 8 फुट जो है ना, हौदी बनवाने के लिए करता है, किसके, हौदी।
अब देखिएगा शौचालय वगैरह जो होता है ना कितना फुट का है भैया, तो ये ज्यादा ना 9 से 10-12 फीट अंदर खड़वा दिए, वो 12 फीट में हो जाते, हाँ हो जाते कि, तो वो सब कितना करते हैं 8 फीट से 12 फीट तक करवा लेता है शौचालय के लिए। अब सोचिए उस समय मोहनजोदड़ो के समय, उस समय क्या था, विशाल स्नानागार, मतलब स्नान करने के लिए क्या था वहां पर 8 फुट गहरा था, और लंबाई जो था बहुत ज्यादा था, और चौड़ाई भी बहुत ज्यादा था, राइट। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। संभवतः इस विशाल स्नानागार का उपयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठान समझते हैं, जैसे कोई त्योहार वहार हो गया उसके लिए, जैसे शिव यहाँ पर किसकी पूजा किया था, शिव शंकर जी का, इसकी पूजा के लिए हो सकता है। इस विशाल स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए थे, किसके थे, चारों तरफ क्या थे, कमरे बने थे। यह विशाल स्नानागार तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक माना जाता है। ये ऐसा स्नानागार अभी तक कहीं नहीं, एक तरह से कह सकते हैं विशाल स्नानागार माना जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा अब हम आपको समझाते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि सर क्या बोलना चाहते हैं, राइट। ऐसे पढ़ लिए आपको समझ में आया नहीं आया, थोड़ा सा लगता है कि नहीं समझ में आया। देखिए ये जो है क्या है, ये है, ठीक है, ये आपका जो है ये है। अब आपको समझ में आएगा बढ़िया से। अब हम आपको समझाते हैं, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो कितना है 7 मीटर है, कितना है 7 मीटर है। और यहाँ से लेके कितना है 11 पॉइंट, इसको ले सकते हैं 11.8 मीटर, ठीक है, ठीक है। और गहराई ले लीजिए, गहराई कितना लीजिएगा, तो 2.44 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका चौड़ाई, ये हो गया आपका लंबाई, और ये हो गया गहराई। अब उसके ऊपर देखिए ये सीढ़ी है, क्या है, सीढ़ी है, क्या है, सीढ़ी है, जहां से उतरता था लोग, क्या करता था, उतरता था नीचे, और यहाँ से स्नान वगैरह करता था। ये जो है क्या है, या ये जो होगा क्या होगा, रूम होगा, क्या होगा, रूम होगा, किसके लिए, ये होगा कपड़ा उपड़ा बदलने के लिए, ठीक है। और इसका जो इस्तेमाल किया जाता था, इसका जो इस्तेमाल किया जाता था मेरे प्यारे बच्चों, वो सिर्फ किसके लिए, त्योहारों में किया जाता था। त्योहारों में, समझते हैं त्योहार क्या होता है ना, जब पूजा पाठ होता है उस समय। जैसे अगर देखा जाए बिहार की बात करें, कंपेयर किया जाए, तो बिहार में छठ पर्व सबसे धूमधाम से मनाया जाता है। उसी तरह का सकते हड़प्पा सभ्यता में होता होगा, राइट। अब बात करते हैं अन्नागार। देखिए ये सभी के सभी मोहनजोदड़ो से मिले हैं, याद रखिएगा। ये विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये जल निकासी प्रणाली, ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो सबसे पहले खोज तो हड़प्पा की हुई थी, लेकिन जो ज्यादा चीज माना जाता है वो मोहनजोदड़ो को ही माना जाता है, ठीक है। अन्नागार में क्या करा, यह अन्नागार मोहनजोदड़ो से ही मिला है। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। इस अन्नागार की लंबाई 45.72 मीटर, चौड़ाई 22.86 मीटर है। इसका उपयोग अन्न रखने के लिए किया जाता था। अन्नागार का अर्थ क्या होता है, अन्न रखने के लिए, अनाज उनाज जो होता है उसके लिए एक बड़ा सा भवन बनाया जाता था, उसमें क्या किया जाता था, अन्न वगैरह रखा जाता था। और इसका गेट जो शायद है वो नदी की तरफ खुलता था, ठीक है। अब नगर नियोजन के वर्तमान संदर्भ में उपयोगिता, नगर नियोजन के वर्तमान संदर्भ में उपयोगिता क्या है उसके बारे में समझिए। तो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के नगरों, क्या है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के नगर योजना आज हमारे लिए आश्चर्य का विषय है। आज से 4,500 वर्ष पहले, 4,500 वर्ष पहले लोग नगर नियोजन के प्रति कितने जागरूकता एवं निपुण थे, आज हम कितने भी प्रगतिशील एवं विकसित हो गए, मगर नगर योजना के अभाव में हमें प्रत्येक बारिश में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे महानगर योजना के अभाव में बाढ़ की स्थिति का सामना नहीं कर पाते हैं। यह हालत भारत के 70% नगरों में ऐसा हमें मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की नगर योजना की ओर आकर्षित करता है। अब सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, अब हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिएगा, अगर मुंबई की बात करें, ठीक है, मुंबई की बात करें तो कुछ ऐसा भी क्षेत्र होगा, मुंबई के बाद दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई के कुछ ऐसा भी क्षेत्र होगा जो बहुत टाउन है, जहां पर पानी बरसता होगा बस साफ हो जाता था। तो वो 100% क्या है, वो हड़प्पा सभ्यता से प्रभावित है, 100%, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा भी क्षेत्र होगा मुंबई में जो क्या होगा, वहां पर बारिश होता था और बारिश के जाम लग जाता होगा, पानी होने को बहुत भर जाता होगा। ठीक क्या है, ये सब कारण है, ये सब क्या है, ये हमें मोहनजोदड़ो से सीखना चाहिए, हड़प्पा सभ्यता से सीखना चाहिए कि किस तरह वो सब जागरूक थे, किसके लिए, नगर योजना के लिए, ठीक है। ये सब आपको समझ में आ गया, बोल बहुत बढ़िया। हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन का स्वरूप, नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, ओरिजिनेशन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन।
अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के शासन व्यवस्था के बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं मिलती है। शासन मतलब क्या होता है, कोई राजा, क्या होता है, कोई राजा जो उस पे हुकूमत करे या राज्य करे, उसकी जानकारी नहीं मिलती है। उत्खनन के स्वरूप क्या है, उत्खनन के स्वरूप जो कुछ साक्ष्य मिले हैं उनसे हम इस सभ्यता के राजनीति का अनुमान लगाया जा सकता है। राजनीति के बारे में समझते हैं ना, जो आजकल का जो नेता करते हैं वो अनुमान लगाया गया कि उनका एक राजा था जो संभवतः पुरोहित था। क्या नाम था, राजा को क्या कहा जाता था, पुरोहित कहा जाता है, इसे पंडित भी कहा जाता है शायद, ठीक है। जनता से कर के बदले में अनाज लिया जाता था। ये जो पुरोहित है क्या है, जनता से कर, टैक्स कह सकते हैं, इंग्लिश में टैक्स कहते हैं या कर कह सकते हैं, ठीक है। उसके बदले में क्या कहता था, अनाज लिया जाता था। सिंधु घाटी के शांतिपूर्ण जीवन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि उनका शासन व्यवस्था उच्च कोटि के था। अब देखिए जहाँ की स्थिति बहुत अच्छी होती है और वहाँ का रहन सहन भी बहुत अच्छा होता है, तो क्या कह सकते हैं, हम उसे उच्च कोटि में रखते हैं। और वहाँ के राजा कौन थे, पुरोहित रहते थे, ठीक है, याद रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सामाजिक जीवन के बारे में जानेंगे, सोशल लाइफ। तो हड़प्पा सभ्यता में परंपरागत परिवार ही सामाजिक इकाई थी। उनका सामाजिक जीवन सुखी एवं सुविधापूर्ण था। सुविधापूर्ण समझते हैं कि हर एक चीज आपको अपने क्षेत्र में मिल जाए। जैसे आप बिहार में रह रहे, कोई बच्चा झारखंड में रह रहा है और बिहार से बाहर कब जाएंगे, जब उसे शिक्षा की जरूरत होगा या रोजगार की जरूरत होगा। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बोलेंगे तो नहीं, बट ये बोलना पड़ रहा है। देखिए बिहार में क्या होता है, 4 साल के बाद आपको जॉब मिलता है, किसके लिए, टीचर के लिए। क्या चीज के लिए, टीचर के लिए आपको 4 साल के बाद जॉब मिलता है। अगर मिल गया वो भी बहुत नसीब से। अगर समथिंग अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आपका बीए, बीएड वगैरह सब चीज क्लियर हो गया, फिर भी अगर जॉब नहीं लगा तो आप क्या करिएगा, भर भर भटकिएगा या कहीं जाइएगा। मतलब कि आप पूरा के पूरा 7 लाख 8 लाख रुपया खर्चा करके, मानिए 10 लाख रुपया खर्चा करके, सॉरी 100 लाख लिखा रहा है, 10 लाख रुपया आप खर्चा करके सरकारी जॉब अगर नहीं ले पाए तो क्या एक तरह से लालच हो जाता है अपने सब पे और बिहार की जाति पे, नेता पर। तो ये सब हो रहा है अभी आज के जमाने में भी। तो क्या है, तो ये मतलब हड़प्पा सभ्यता में तो पूरा जीवन था, सुविधापूर्ण सुखी समझ से रहते थे। उत्खनन के समय नारी की मूर्तियां अधिक प्राप्त हुई, इससे हम कह सकते हैं कि यह मृत सत्तात्मक समाज था। एक प्रश्न यहाँ पर बन गया भाई, छोड़ना नहीं है, तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं, एक तेरे सिवा कोई और। क्या यही है ना, हड़प्पा सभ्यता में जो है क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, तो मृत सत्तात्मक, ठीक है, माता के नाम से माँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं हड़प्पा वासी समाज की प्रमुख विशेषता इस प्रकार थी। क्या थी, हड़प्पा समाज की प्रमुख विशेषता क्या थी, इस प्रकार थी। सबसे वो नंबर 1 में क्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार की भोजन करते थे। ऐसा नहीं था कि शाकाहारी करते थे, ऐसा नहीं था कि मांसाहारी करते थे, वो दोनों प्रकार के करते थे, ठीक है। स्त्रियां जुरा बांधती थी तथा पुरुष लंबे लंबे बाल तथा दाढ़ी मूछ रखते थे। वाह वाह वाह, गजब है भाई। जूरा समझते हैं आप सब, जूरा जिसे कहते हैं क्लिप या गार्डन भी कहते हैं, उस तरह से कुछ होता है भाई, वो 5-10 रुपए में खरीद के लाता है, वो होता है, पता नहीं हमको, बट ऐसे हो गया। और पुरुष के जो होते हैं लंबे लंबे बाल होते हैं, लंबा लंबा बाल, ठीक है, और लंबा लंबा मूछ भी होता है, जैसे ताव दिखाता है, पावर। ये हो गया, ठीक है। 3 नंबर में क्या है, इस सभ्यता के लोग आभूषणों के शौकीन थे। आभूषण मतलब क्या हो गया, सोना जेवरात जो होता है वो सब। आज के जमाना में सोना वगैरह प्रसिद्ध है, लेकिन उस समय क्या क्या तो विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनते थे। जैसे कंठहार है, जैसे कंठ में नहीं पहनते वो, कर्णफूल, कर्णफूल पता नहीं, हौसली जो होता है ना, पहले पुराने जमाने में हम सब सुनते थे कि हौसली हौसली जो गला में पहना जाता है। भुजबंद कारा, अंगूठी, अंगूठी तो आप सब समझते हैं, करधनी आदि ये सब पहनते थे, किसके लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग या मोहनजोदड़ो के लोग, ठीक है। श्रृंगार प्रसाधन के भी हड़प्पा वासियों शौकीन थे। मोहनजोदड़ो की नारियां काजल पाउडर आदि से परिचित है। ये देखिए पूछा जा सकता है कि काजल पाउडर का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो चहुंद्रो से मिला है। चहुंद्रो के लेखक कौन है, गोपाल मजुमदार है। अगर आप लेडीज के कार्य में लग गए शीशा लिपस्टिक पिस्टिक लाते लाते, अब मजदूर बन जाइएगा बाबू, ठीक है। थोड़ा सा इस पे है, ठीक है। शीशे, कंघे एवं तांबे के दर्पण का प्रयोग करते हैं। ताम दर्पण मतलब क्या होता है, शीशा वगैरह, उसका चहुंद्र से लिपस्टिक के अस्तित्व भी संकेत मिलता है, मतलब ये सब यहीं से मिले हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और कर लेते हैं। देखिए हम आपको एक बार फिर से बोलेंगे,
अगर आपको आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए जिसमें आपको चैप्टर वाइज नोट्स, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सारा का सारा चीज मिल जाएगा, टेस्ट वगैरह सारा चीज मिल जाएगा, तो आप हमें इस नंबर पे 7542031831 इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। 200 रुपया अभी फीस है, नहीं तो बाद में आपको 599 रुपया लग जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो आप कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको इच्छा है तो। इसी प्रकार का जो नोट्स आप पढ़ रहे हैं इसी प्रकार आपको मिलेगा, बट चैप्टर वाइज मिलेगा। ठीक है, देखिए धार्मिक जीवन किसके, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक स्वरूप के बारे में विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन उत्खनन से हम यह कह सकते हैं कि धार्मिक जीवन वहां पर था, ऐसा नहीं कि नहीं कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मृत देवी की मूर्तियां मिली है, किसकी मूर्ति मिली है, मृत देवी के। इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ मृत देवी की पूजा की जाती होगी, मतलब मृत देवी की पूजा की जाती है, दुर्गा, काली, चंडी, गौरी आदि से जानी जाती है। ठीक है, ये सब की पूजा की जाती थी। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या है, कालीबंगा एवं लोथल से ईंट की बनी वेदी मिली है। वेदी पता नहीं क्या होता है, हमको माइंड से थोड़ा सा याद नहीं पड़ा ये क्या होता है। अग्नि पूजा का साक्ष्य कालीबंगा से, हवन कुंड से यज्ञ के भी साक्ष्य मिले हैं। आपको अग्नि पूजा हो गया कालीबंगा से मिला है, हाँ। हवन कुंड के बारे में पूछेगा तो ये सब कालीबंगा से ही मिला है, राइट। आर्थिक जीवन में क्या कर सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अनेक प्रकार के आर्थिक जीवन यापन मिले हैं। सबसे पहले कृषि हो गया, जिसे एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक क्या करा है कि कृषि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मूल आधार था। क्या था, मूल आधार था, लेकिन ज्यादा खासकर व्यापार में फेमस थे, ये भी याद रखेगा। अगर पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे ज्यादा थे तो व्यापार, उसके बाद क्या थे, कृषि। कृषि में क्या करते थे, अनेक प्रकार के, देखिए खेतों की उर्वरता के कारण यहाँ अनाज की कमी नहीं थी, मतलब कि नहीं बोले हुए थे कि हड़प्पा सभ्यता में वहां पर अनाज, मतलब मोहनजोदड़ो में क्या था, वहां के जो क्षेत्र था उपजाऊ था, क्या था, उपजाऊ था। वहां पर कृषि करने में बहुत ही फायदा, बहुत मतलब अधिक होता था। ठीक है, अनाज रखने के लिए भंडार गृह थे, आपको बताए थे अन्नागार थे। यहाँ कपास की खेती ज्यादा होती थी, जिससे यहाँ के लोग कपड़ा बना सके और इससे व्यापार भी करते थे। देखिए सबसे ज्यादा जो अभी आपको बोला क्या है, क्या बोला है, अभी आप याद रखिएगा, अभी देखिए क्या बोला है, प्रश्न को समझिएगा, उल्टा नहीं समझिएगा। कपास की खेती ज्यादा होती थी, और कपास की जब खेती होती थी तो उससे क्या बनाया जाता था, कपड़ा बनाया जाता था, और उसके बाद क्या किया जाता था, व्यापार। व्यापार किसी सभी देशों से किया जाता था। तो नंबर 1 पे क्या है, व्यापार है, उसके बाद क्या है, कृषि है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए पशुपालन में बात करें तो यहाँ पर था, तो कृषि के साथ साथ हड़प्पा वासी के लोग पशुपालन भी करते थे। यहाँ अनेक प्रकार के जानवर मिले हैं, क्या है, यहाँ पर अनेक प्रकार के जानवर मिले हैं। गाय, बैल, भेड़, कुत्ता, हाथी, सुअर, गधा एवं ऊंट यहाँ सब पालतू जानवर है। अब आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता से कौन से पशु के अवशेष नहीं मिले हैं, तो शेर के नहीं मिले, किसके नहीं मिले हैं, शेर के। बाकी गाय, बैल, भेड़, कुत्ता ये सब का अवशेष मिला है, मतलब कि इसका साक्ष्य मिला है। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य, व्यापार में क्या है, कृषि, पशुपालन, उद्योग के साथ साथ सेंधम निवासियों के व्यापार तथा वाणिज्य में भी काफी रुचि थी। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही व्यापार के प्रसिद्ध केंद्र थे। मतलब इस सभ्यता, मतलब कि जितने भी लोग थे वहां के, उस सभ्यता का सबसे ज्यादा जो प्रमुख क्षेत्र क्या था, मतलब क्या था, वो था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। किसके लिए, व्यापार और वाणिज्य के लिए। ठीक है, प्रसिद्ध था। इनका व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, किसके, वस्तु विनिमय के माध्यम से होता है, कि एक वस्तु दिए तो दूसरी वस्तु ले जा सकते हैं, उस तरह से होता था। अभी जस्ट समझिए ना कि अगर कह सकते हैं 15-20 साल पीछे, ये ना 15-20 साल पहले, 15-20 साल पहले जाइएगा, समथिंग 1998 या 1995 के बाद कह सकते हैं, तो क्या होता था, हम सुने हैं बट देखे नहीं है। उसका सुनते थे कि वस्तु एक सामान लेके जाता था, पैसा लेके 1 रुपया लेके जाता था, बहुत सामान ले आता था। उस समय होता होगा, राइट। सोना की बात करें तो सोना जो है अफगानिस्तान, फारस, दक्षिण भारत, कोलार खान, यहाँ से पूछा जा सकता है कि सोना का व्यापार कहाँ से होता था, तो अफगानिस्तान से और भारत से। चांदी का ईरान से और अफगानिस्तान से। तांबा का बलूचिस्तान, अरब, खेतरी से। ठीक है, सीसा का जो है ईरान और अफगानिस्तान। सेलखरी आप समझते हैं, सेलखरी जो होता है उसे कुछ लिखा से होता है, बलूचिस्तान और राजस्थान से होता था। सुलेमानी पत्थर सौराष्ट्र और पश्चिमी, नीलमणि ये तो ज्यादा खासकर शंख कोरिया, ये सब आपको आगे जाके पढ़ना पड़ेगा जब 12th लेंगे तो। देख रहे ये सब व्यापार का ही क्षेत्र, देख रहे तराजू, देख रहे एक आदमी को दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, अब आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर देखिए तराजू का किक कर रहा है ना, खेती वगैरह कर रहा है, थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए
दिखाई दे रहा है व्यक्ति को क्या कर रहा है, ये देख रहे व्यापार ही हो रहा है ना ये सब। अब थोड़ा सा अब आगे चलते हैं, राइट। अब थोड़ा सा और बचा है, जस्ट कुछ अब बचा हुआ है। अब यहाँ देखिए हड़प्पा सभ्यता के नगरों का पतन, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ इसके बारे में। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ अभी तक किसी को पूर्ण रूप से पता नहीं है। सही बात है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ वो किसी को भी पता नहीं है। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आई और हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। मतलब कि कुछ विद्वानों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आई होगी और उसका पतन हो गया होगा। लेकिन यह सिद्ध नहीं होता है। बाढ़ आने से इतना बड़ा नगर समाप्त कैसे हो जाएगा भाई, बहुत बड़ा है ना। और वहां पर पानी व्यवस्था सब चीज व्यवस्था था। दूसरे वैज्ञानिक का कहना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में आर्य लोग आए और उसका पूरा धन लूटकर ले गया, साथ ही उसे मार डाला। मतलब कि जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो देख रहे हैं वहां पर आर्य लोग आए, क्या आर्य लोग आए और वहां के लोगों को मार उड़ दिया और वहां का धन उन लूट कर चला गया। ये भी हो सकता है, पॉइंट ज्यादा ये बन सकता है, राइट। अब जस्ट कुछ है विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बदला है कि हड़प्पा सभ्यता गौण नगरीय सभ्यता कहा जाता है। यहाँ से लोग प्रौद्योगिकी में बहुत ही विकसित थे। इसके जैसे एक नंबर में है लिपि। सिंधु सभ्यता के निवासियों ने एक भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था, लेकिन इस लिपि को पढ़ने में विद्वान असमर्थ रहे। इसी लिपि दाएं से बाएं और लिखा जाता था। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, अब ये समझाते हैं कि इम्पोर्टेंट इसमें क्या है। देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। और इसे विद्वान ने पढ़ने में क्या हुए थे, असमर्थ हुए थे। इसका जो लिपि था वो दाएं से बाएं मतलब इस साइड से लिखा जाता था। जैसे मेरा नाम कुंदन है तो कुंदन लिखेंगे तो यहाँ पर न द न, ठीक है, ऐसे लिखाएगा, इस तरह से लिखाएगा तब वो हो जाएगा, राइट। लिखा जाता था। ये देख सकते हैं ये लिपि ही है, क्या है, ये लिपि है हड़प्पा सभ्यता का, ये मोहनजोदड़ो का लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता कर सकते हैं, ठीक है। वाहन की बात करें, मोहनजोदड़ो से बैलगाड़ी का खिलौना मिला है। इससे हम यह कह सकते हैं कि यहाँ के लोग वाहन भी निर्माण किए थे। हड़प्पा वासी द्वारा वृहद सिंचाई में साधन मतलब ये सब थे, कुआं वगैरह नहर वगैरह, ये हो गया। एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो कांस्य युग की सभ्यता थी, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हम कुछ पॉइंट पे थोड़ा सा कवर करते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम देते हैं आपको टाइम। चलिए यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये है, क्या है, ये है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। यहाँ के जो हो गया आविष्कार भाव चित्रात्मक, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, बट ये सब आपको ऑब्जेक्टिव अभी कुछ दिन में हम कराएंगे तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। हाँ, यहाँ पर कपास की खेती ज्यादा होती थी, ये व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, याद रखिएगा। कालीबंगा से यहाँ पर क्या मिले हैं, अग्निकुंड, अग्निकुंड, अग्नि अग्नि के साक्ष्य मिले या अग्निकुंड कह दीजिए, या हवन के कुंड मिले यहाँ से, ठीक है। अब आगे यहाँ पर पूछा जाएगा आपको, आगे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर दर्पण हो गया, ये सब हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये मृत सत्तात्मक है, मतलब हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार का समाज था, तो मृत सत्तात्मक मतलब माता के नाम से ये हो गया। यहाँ के राजा कौन थे, तो पुरोहित मतलब पंडित हुआ करते थे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर जब मोहनजोदड़ो के हड़प्पा यहाँ के हो गया। अब आगे देखते हैं, ये हम आपको पूछेंगे, ठीक है। ये विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले, ये पूछेंगे। विशाल स्नानागार कहाँ मिले, मोहनजोदड़ो से। जल निकासी की प्रणाली कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, ये पूछेंगे आपसे। सड़क व्यवस्था के बारे में पूछेंगे थोड़ा मोड़ा। ऑब्जेक्टिव जो होगा हम आपसे पूछेंगे। अगर वही ऑब्जेक्टिव अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, वहां से आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं। या तो आपको गूगल पे जाके सर्च करना है सेल्फ स्टडी, ठीक है। सेल्फ स्टडी थोड़ा सा अच्छे से नाम याद रख लीजिए, क्योंकि ये आपको बोर्ड एग्जाम तक काम देने वाला है ब्रो, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा और इसके यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या है, आपको कुछ इंटरफेस आएगा, इस तरह का आएगा। यहाँ पर हिस्ट्री दिखाई दे रहा है, हिस्ट्री पे क्लिक कीजिएगा और चैप्टर वाइज पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नीचे आएगा ईट बन के तथा इतिहास, सीती का दौर, ये सब नया नया जो पोस्ट है वो डलाया। और अगर आप चाहते कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर्च आ रहा है ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन क्लिक करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट। देखिए आपको पूरा स्पेलिंग थोड़ा सा ठीक से लिखेगा, ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा। देखिए स्पेलिंग हम गलत लिख दिए, ठीक है, स्पेलिंग हम गलत लिखे हैं शायद, ऑनलाइन ही सीधे लिख दीजिए, ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ऑनलाइन, कुछ नहीं यहाँ पर है, मतलब कि कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट दे रहा है ना, यहाँ पर सिर्फ हिस्ट्री क्लिक कीजिए, हिस्ट्री जो आपको देखना
हिस्ट्री, ठीक है। जो चीज़ आपको देखना है वो क्लिक कीजिए, आपको आ जाएगा। देखिए हिस्ट्री का आ गया एमसीक्यू, यहाँ पर हिस्ट्री का जो पीडीएफ वगैरह है वो डाल दिए हैं, टेस्ट वगैरह, वो सारा चीज़ आप जाके देख लीजिए। अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, वहीं पर अगर आपको सारा का सारा नोट्स एक ही बार में चाहिए, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 75 42 03 18 31। इस नंबर पे ज्वाइन कीजिएगा। 200 रुपया फीस है, या इस नंबर फोन पे करके आप हमें स्क्रीनशॉट भेजिएगा, तो आपको हम ज्वाइन कर देंगे। चलिए मिलते हैं अब सब्जेक्टिव में, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।